Hello students, I welcome you in the comprehension part of poem Dust of Snow from 10th class. तो स्टूडेंट्स आज से मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कंप्रीहेंशन करें तो इस पोएम को एक मॉडल के तौर पर आप अपनाएं। तो आज से हम जो पार्ट शुरू करने वाले हैं तो उसको बहुत अच्छे से समझें। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन आंसर्स कैसे अटैम्प्ट करें, अपने आंसर्स कैसे दें, ये पार्ट हम यहाँ पर अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस पोएम की कंप्रीहेंशन पार्ट और क्वेश्चन आंसर पार्ट में स्वागत करता हूँ। चलिए डस्ट ऑफ स्नो के लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कंप्रीहेंशन शुरू करते हैं। यहाँ स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपने कभी अपनी टेक्स्ट बुक को इग्नोर नहीं करना है। अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की आदत डालिए, टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखने की आदत डालिए। और इस समय मैंने आपकी टेक्स्ट बुक अपने पास रखी हुई है और हम वहाँ से शुरू करेंगे। स्टेंजा 1 कहाँ से कहाँ तक है? द वे फर्स्ट लाइन और अ हेमलॉक ट्री फोर्थ लाइन। यहाँ तक ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो आप अपनी बुक अपने साथ लेकर बैठेंगे फर्स्ट स्टेंजा से। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लिखना आना चाहिए और जो सबसे आसान क्वेश्चन भी है, नेम द पोएम एंड द पोएट। नेम द पोएम एंड द पोएट। और मेरा सजेशन आपसे ये है कि आंसर कंप्लीट सेंटेंस में लिखें। कहाँ आंसर कैसे लिखा हुआ है आपने कुछ नहीं सोचना, आपने आंसर को हमेशा कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। और कंप्लीट सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको पोएम का नाम लिखने को कहा गया है, तो आप शुरुआत करेंगे द नेम of the poem is. The name of the poem is Dust of Snow. And the name of the poet is Robert Frost. जैसे नाम लिखने का तरीका मैंने दिया हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो के आगे सिंगल कॉमा शुरू किया, डस्ट का डी कैपिटल किया, स्नो का एस कैपिटल, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट में आर कैपिटल और फ्रॉस्ट का एफ कैपिटल। ये सबसे बढ़िया तरीका है आपके लिए, क्योंकि अगर आप केवल पोएम का नाम लिख देंगे या पोएट का नाम लिख देंगे तो कहीं ना कहीं लंबे टाइम में जाकर आपको इन चीज़ों के थोड़े थोड़े नुकसान होने लगेंगे। तो बेटर है कि इस मंच को आप यूज़ करें कि आप कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना शुरू करें। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज मी इन द सेकंड लाइन हेयर। अब आप सेकंड लाइन पढ़िए अपनी बुक में। शुक डाउन ऑन मी द वे अ क्रो, फर्स्ट लाइन थी शुक डाउन ऑन मी। तो यहां पर पूछा हु का मीनिंग क्या है? पर्सन, व्यक्ति। और मी मैंने सिंगल कोमा में डाला है, तो मी का मतलब मैं। सेकेंड लाइन में यहां पर मी कौन है? आप सोचिए। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो मी कौन है? द पोएट। मी कौन है? द पोएट। तो हमने हु शब्द को हटा दिया हमने, और हु को हटा के हमने क्या लिखा? द पोएट। उसके बाद इज, मी सिंगल कोमा में था, इन द सेकेंड लाइन। तो ऐसे आपने आंसर देना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आपको पोएम समझ में आ गई है तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप आंसर को ना लिख पाएं। केवल थोड़ी सी टेक्निक आपको जानने की आवश्यकता है। तो पहले क्वेश्चन में आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे, चाहे कोई भी पोएम आए, कोई भी राइटर आए। अगर क्वेश्चन आता है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो आंसर लिखने का तरीका आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन, हु मीन्स पर्सन।
तो कौन पर्सन है सेकंड लाइन में, आपको ये ध्यान देना है कि आपसे कहाँ क्या पूछा गया है, उसको ध्यान से अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर देना बहुत आसान है। और जब पर्सन पूछा जाए तो हु को हटाया, उसकी जगह उस पर्सन को लिखा और उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, सेम स्टेंजा कंटिन्यू है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो शेक डाउन एंड ऑन whom? What did the crow shake down? What did the crow shake down and on whom? क्रो ने क्या शेक डाउन किया, क्या हिलाया, क्या गिराया, एंड ऑन whom? whom माने किस पर गिराया। सोचिए, क्रो ने क्या कुछ किया। यस, द क्रो शुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो। तो आपको डस्ट ऑफ स्नो आपको पता ही था, केवल शेक, शुक, शेकन, क्योंकि डिड लगा तो सिंपल पास्ट टेंस, द क्रो शुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो। एंड ऑन whom, ये किस पर गिराया उसने। यस, पोएट पर गिराया। इट शुक डाउन ऑन द पोएट, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो पेड़ पर थी, जो उसके पंखों पर जम गई थी, वो जो है पोएट के ऊपर गिर गई। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग एट दैट टाइम। वेयर का मीन प्लेस, स्थान, जगह। आपने वो प्लेस बताना है, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग एट दैट टाइम, कि क्रो कहाँ बैठा हुआ था, प्लेस बताना आपने, कहाँ बैठा हुआ था। इन ए हेमलॉक ट्री, द क्रो वॉज सिटिंग इन अ हेमलॉक ट्री एट दैट टाइम। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा था व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट कोई थिंग, कोई चीज बतानी थी आपको। वेयर, वेयर में क्या बताना आपको, प्लेस बताना है। तो द क्रो वॉज सिटिंग इन अ हेमलॉक ट्री एट दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द पोएट एट दैट टाइम। क्रो कहाँ था और पोएट कहाँ था। तो पोएट कहाँ था, द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। सिक्स्थ, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो है क्या, एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसका मीनिंग क्या है डस्ट ऑफ स्नो का। अब सोचिए, मीनिंग क्यों पूछा गया हमसे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज को दे रही है। स्टूडेंट, जब भी आप पोएट्री पढ़ेंगे और बड़े पोएट्स को पढ़ेंगे तो वहां पर उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक प्रतीकात्मक होता है कि वो किसी एक खास चीज को रिप्रेजेंट करती है वो चीज। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो आर द टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स मीन छोटे छोटे रुई के बहु जैसे पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो आसमान से टपक रहे होते हैं जब बारिश होती है। तो जहाँ पर जो प्रदेश बहुत ठंडे होते हैं वहाँ पर हल्की हल्की जो है बूंदें जो है गिरते समय जम जाती हैं और फोए की तरह गिरती हैं। तो दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। और स्टैंड फॉर क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द सैडनेस ऑल अराउंड। यहाँ पर इस प्रेजेंट पोएम के अंदर पोएट ने जो डस्ट ऑफ स्नो है उसको सैडनेस दिखाने के लिए यूज किया है कि पूरे एटमॉस्फेयर में सैडनेस थी। तो इट स्टैंड्स फॉर द सैडनेस ऑल अराउंड। अब देखिए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पास्ट टेंस में था ना, वेयर वॉज, तो हमने उसका आंसर पास्ट टेंस में दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन प्रेजेंट में है, इज, डज, तो हमने उसका आंसर प्रेजेंट में दिया। तो कोशिश करें जिस टेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी टेंस में आपने आंसर देना है। स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 शुरू होता है हैज गिवन और आई हैड रूट। मैं पढ़ देता हूं स्टेंजा।
has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Of a day I had rued. मैंने श्लोक इसलिए पढ़ा ताकि आप समझें इस लाइन का मीनिंग, उसे जान पाएं। क्वेश्चन है आपके लिए, What has given a change of mood for the poet? क्योंकि हमारी पहली लाइन क्या शुरू हो रही है, Has given my heart a change of mood. पोएट का मूड चेंज होने की बात कर रहे हैं, पहली दो लाइन सेकंड स्टेंजा की। तो what has given a change of mood for the poet? What, कौन सी चीज है, चीज वो वस्तु जिसने पोएट का मूड चेंज कर दिया, तो वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो दैट फेल ऑन द पोएट वाइल स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। कहता जब पोएट के ऊपर किसने गिराई थी, क्रो ने जब अपने पंख फैलाए, तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी, और गिरने से पोएट जो है उसके जो विचार जो चल रहे थे, जिन विचारों में खोया हुआ था, उन विचारों से उसका दिमाग एकदम हटा। वो ये देखा हुआ क्या, दिमाग हटा और उसने उसका मूड को चेंज कर दिया। द डस्ट ऑफ स्नो दैट फेल ऑन द पोएट वाइल स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री चेंज्ड हिज मूड। अब जरूरी नहीं है कि आप यही आंसर लिखें और इसी आंसर को याद करें, ये केवल आपके लिए एक गाइड है, केवल आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूं कि इस तरह से आंसर आप बना सकते हैं। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो आइडिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए कि डस्ट ऑफ स्नो का गिरना और पोएट का मूड चेंज होना, ये आपको लिखना है। अब अगर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा बड़ा है। हाउ वॉज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोएट। हाउ, कैसे, यानी ये कैसे हुआ कि जो बाकी का बचा हुआ दिन था वो बच गया। पोएट कहते ना, लास्ट की दो लाइनें देखो, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। कहता जो दिन बर्बाद हो गया था, चलो उसका कुछ हिस्सा तो बच गया, जो मैं अपने तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाया। तो ये कैसे हुआ, हमें ये बताना है, हाउ, वो प्रोसेस बताना है, ये कैसे संभव हुआ। द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, यानी बर्फ का जो गिरना है आपको पता ही है कैसा है, सैड मूड है वहां पे। तो यहां पर हमने सैड के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज किया, डिप्रेस्ड। क्या वर्ड यूज किया, डिप्रेस्ड। कवि निराश था, उदास था। सडनली द क्रो शुक ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। सेकेंड लाइन हम यही बता रहे हैं कि अचानक उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोएट पर गिरी। अब दिस ब्रोक द चेन ऑफ हिज सैड एंड डिप्रेसिंग थॉट्स। और जैसे ही बर्फ गिरी तो वो जो चेन थी, जो विचार थे, जो सैड और डिप्रेसिंग थॉट्स थे, वो चेन एकदम बीच में से टूट गई। यानी अचानक कवि, पोएट अपने प्रेजेंट में आ गया। कहीं खोया हुआ था, वो प्रेजेंट में आ गया, तो वो जो विचार थे, वो चेन थी, वो टूट गई। सो ही वॉज एबल टू सेव सम पार्ट ऑफ द डे। तो इसलिए वो कुछ पार्ट ऑफ द डे था, वो उसको सेव करने में कामयाब रहा। अगर मान लो क्रो नहीं हिलाता, वो बर्फ नहीं गिरती, तो हो सकता है पोएट और बहुत लंबे समय तक निराशा और उदासी में गुम रहता और वो बाकी दिन भी बर्बाद हो जाता। तो आपके लिए भी एक सजेशन क्या है कि जब आप आंसर को तलाश करें तो पोएम को पूरे से समझें। ऐसे हो जैसे आपके खून में वो पोएम मिल गई हो, तो आपके लिए आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा। केवल उस प्रोसेस के लिए एक बार मेहनत करें। लेट्स सी सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में पोएम जब ख़त्म हो जाती है तो थिंकिंग अबाउट द पोएम में
कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको तलाश करने हैं। ये नहीं कि मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये कि आपकी जो आईक्यू है, जो आपका सोचने का तरीका है, मैं उसको बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपके विचार बढ़ने चाहिए, आपके विचार आगे जाने चाहिए। पेपर के लिए तो आप तैयार कर ही लोगे, आप पास हो भी जाओगे, बट आपको अपने विचारों को बढ़ाने के लिए उन क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करना चाहिए। चलिए उनको देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम एंड व्हाट डज दे रिप्रेजेंट। यहां मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। 2 क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में सिंबल यूज हुए हैं, वो कौन से हैं वो बताने हैं। व्हाट डज दे रिप्रेजेंट, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। द पोएट हैज यूज्ड 3 मेन सिंबल्स, 3 मेन सिंबल यूज हुए। कौन कौन से? क्रो, कौवे को हम क्या मानते हैं, हमारी कल्चर में कौवे को क्या मानते हैं? क्या हम उसका बोलना शुभ मानते हैं? नहीं मानते। तो विच इज कंसिडर्ड ओमिनस, वो शुभ नहीं है, उसका बोलना हम नहीं मानते हैं, ये हमारे विचार हैं केवल। और सेकंड वन क्या है? स्नो, डस्ट ऑफ स्नोज की जो बात कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने बताया था सैडनेस, डिप्रेशन। और थर्ड वन क्या है? हेमलॉक ट्री, और क्या रिप्रेजेंट करता है हेमलॉक ट्री? सैडनेस, पॉइजन। यानी हेमलॉक ट्री को भी ये अच्छा नहीं माना जाता कि ये पेड़ हमारे कोई बहुत अच्छे से काम आता हो, तो ये भी रिप्रेजेंट सैडनेस को करता है। तो ये जो तीनों पार्ट हमारे हैं, क्रो, यस, सेकंड स्नो, और थर्ड हेमलॉक ट्री, ये तीनों पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पूरी पोएम का एटमॉस्फेयर है वो सैडनेस का है, वो डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर है। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर, मैंने उसके पार्ट्स लिए हैं और उनके आपको हिंट्स दिए हैं। अब आपने करना क्या है, इनको कंप्लीट सेंटेंसेस में चेंज करना है। हिंट समझिए आप क्या है। अब आप, क्योंकि आपको अपने विचार बढ़ाने हैं, आपको अपना सोच का दायरा बढ़ाना है, ये मेरा प्रयास है कि आपकी सोच बढ़े, आपके विचार बढ़े। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूज्ड नेम्ड इन पोएम्स। देखिए इस पोएम में कौन सा बर्ड यूज हुआ? क्रो। लेकिन अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो क्रो को यूज नहीं किया जाता। बहुत बर्ड्स को यूज करते हैं जो देखने में सुंदर हो या जिनकी आवाज़ सुंदर हो। इसका आंसर यहाँ पर है। हिंट क्या है? हमें ब्यूटीफुल बर्ड्स बताने हैं कौन कौन से होते हैं, और दूसरा हमें क्या बताना है? ऐसे बर्ड्स जिनकी साउंड, जिनकी म्यूज़िक, जिनका जो गीत है वो बहुत स्वीट होता है। हमारे कोयल है, आप नाइटिंगेल बोल दीजिए, जिसकी, है ना, जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। बर्ड्स देखने में सुंदर, जिस तरह मोर सुंदर होता है ना। तो इस तरह से आपने विचार करना है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। क्या इसके सिवाय कभी आपने कोई ऐसी पोएम पढ़ी जहां पर किसी पोएट ने क्रो को अपनी पोएम के अंदर यूज किया हो? मैंने तो नहीं पढ़ी है, केवल यही पोएम पढ़ी है, कोई और मुझे याद भी नहीं आ रही। आपको शायद याद आए तो आपने लिखना है। मैंने हिंट दिया, नॉट एट ऑल। कंप्लीट सेंटेंस बना दीजिएगा। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। जब क्रो को आप देखते हो या उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देती है तो आपके मन में क्या बात आती है? हमारे तो देसी हिसाब में क्या आता है? घर में कोई मेहमान आने वाला है ना। और कौवे की जब आवाज़ बहुत देर तक काँव काँव करता तो लगता है यार इसने तो कान फोड़ दिए। तो ईवल एंड इल ओमन, हमें ऐसा लगता है आज पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। तो नाउ कन्वर्ट देम इन फुल सेंटेंसेस, ये लास्ट लाइन है। अब इनको आपने कंप्लीट सेंटेंसेस बना दीजिए एंड योर आंसर इज रेडी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लिखना सीखें, अपने आप लिखना सीखें। क्वेश्चन 3, अब पोएट ने हेमलॉक ट्री के बारे में
कुछ लिखा है। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हमने सैडनेस की बात की, हमने डिप्रेशन की बात की और हमने पॉइजन की बात की, पॉइजनस प्लांट की बात कर रहे हैं। तो हेमलॉक ट्री क्या है, थोड़ा बहुत आप सर्च कीजिए, थोड़ा सा और अपने आप को इनोवेटिव बनाइए। लेकिन इसका हिंट पॉइजन से है, डिप्रेशन से है, सैडनेस से है। वाई डजेंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन? कहता कवि किसी और सुंदर पेड़ को भी तो लिख सकता था ना, तो वो क्यों नहीं लिखा? अब हमने बात क्या की है पोएम के अंदर, कैसा एटमॉस्फेयर है, सैडनेस है ना, डिप्रेशन है, पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसी उदासी छाई है कि उससे बाहर निकलने का मौका शुरू में नहीं मिलता है। जब बर्फ़ गिरती है तो पोएट उससे बाहर निकलता है। तो एटमॉस्फेयर क्रिएशन के लिए पोएट ने इस प्लांट को, इस ट्री को यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन और भी बहुत बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, सीखने के प्रोसेस में हैं, तो मेरा आपसे फिर निवेदन रहेगा कि आप अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है, उसको निखारिए, उसको सामने लाइए, कोशिश करें लिखने की। और अगर एक बार में आपको पोएम समझ में नहीं आती है तो आप दूसरी बार सुने, तो आप तीसरी बार सुने। एक बार आप आंसर लिखना सीख गए, उसके बाद आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग with this poem. Thank you very much.